हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डे के फ्रेंड्स। फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 19 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत के किस नदी पर बनाया जाए? इसका राइट आंसर है चिनाब नदी पर आपका जम्मू कश्मीर में इसको बनाया जाएगा। ये आपका 2021 में बनकर क्या होगा, तैयार होगा। ये है हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, वर्ल्ड हाइटेस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चिनाब रिवर इन JNK टू बी रेडी बाय नेक्स्ट ईयर। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से दिखेगा आपका चिनाब रिवर जब ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो चिनाब रिवर है इसके आपका हाइट होगी, ऊंचाई होगी 359 मीटर, यानी 359 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। और ये दुनिया का सबसे हाइटेस्ट क्या होगा, आपका सबसे ऊंचा आपका पुल होगा, रेल पुल होगा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो आपका रेल पुल है जो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के दो क्षेत्रों को क्या करेगा, जोड़ेगा। एक तो आपका उदयमपुर और दूसरा आपका श्रीनगर बारामूला क्षेत्र को आपको ये क्या करेगा, आपस में कनेक्ट करेगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका चिनाब नदी की, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चिनाब नदी सिंधु यानी इंडस रिवर की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा ला दर्रा से निकलती। कौन से दर्रे से? आपका बाड़ा लाचा ला दर्रा से आपका निकलती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मैप पर शायद आपको ये है दोस्तों चिनाब नदी। कौन सी? आपका चिनाब नदी। अब यहाँ पर आपको दो धाराएं यानी दो नदियाँ दिख रही होंगी हल्की से, ठीक है ना। ये जो धाराएं हैं ये एक्चुअली में चंद्र और भागा नाम से आपका क्या नदी निकलती हैं। और जब ये आपस में हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं तो ध्यान रखिएगा, इन दो नदियों को आपका चंद्र भागा नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। और जब ये आपका जो है आगे बढ़ती हैं तो कहाँ होते हुए आते हैं, JNK होते हुए इस तरीके से आती है, ठीक है ना। और जब आपका जो है ये JNK में प्रवेश करती है यानी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं तो इसी चंद्रभागा नदी का नाम क्या पड़ जाता है, चिनाब पड़ जाता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि चिनाब नदी को आपका हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से और चंद्रभागा को आपका जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, चिनाब नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जब ये JNK से आपका आगे बढ़ती है तो इधर आपका इंडस रिवर में पाकिस्तान में क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है, यानी सिंधु नदी में आपका जो है ये मिल जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये नदी आपका बाड़ा लाचा ला दर्रा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी की जो लंबाई है वो 1180 किलोमीटर है। और ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी पर आपका 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। एक तो है आपका सलाल परियोजना। कौन सी परियोजना? आपका सलाल परियोजना। दूसरा है आपका बगल बिहार परियोजना, ठीक है, विद्युत परियोजनाएं हैं। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका तीसरा है दुलहस्ती परियोजना। कौन सी? आपका दुलहस्ती परियोजना। इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और बगल बिहार परियोजना को लेकर आपका पाकिस्तान ने इसमें क्या किया था, आपत्ति जताई थी कि ये कहीं ना कहीं जो इंडस आपका जो है समझौता है या सिंधु जल समझौता है 1960 का, उसका उल्लंघन है। एक्चुअली में दोस्तों 1960 में आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक यानी जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक के आपका मध्यस्थता में 1960 में क्या होता है, सिंधु जल समझौता होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। किसकी मध्यस्थता में? आपका वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की मध्यस्थता में। अब होता क्या है, इसके तहत आपका जो ऊपर की 3 नदियां जो भारत से होकर जाती हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी? एक तो आपकी हो गई सिंधु नदी। कौन सी? आपका सिंधु नदी। दूसरी कौन हो गई? झेलम। और तीसरी कौन हो गई? चिनाब। इन 3 नदियों का आपका पानी कौन यूज करेगा?
पाकिस्तान यूज करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि नीचे की 3 जो नदियां हैं, कौन कौन सी? रावी है और आपका ब्यास है और सतलुज है। इन 3 नदियों का पानी का यूज कौन करेगा? अपना भारत करेगा। ठीक है ना। तो इसको लेकर आपका क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और जब चिनाब नदी पर आपका भारत के द्वारा बगल बिहार परियोजना को स्थापित किया जा रहा था तो पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, प्रोवाइडेड बाद में वर्ल्ड बैंक ने इसमें इंटरफियर किया। उसने कहा कि भारत थोड़ा सा जो डैम बनाया जा रहा है उसकी जो हाइट है उसको कम करे, लेकिन आपका जो है विद्युत परियोजना के लिए कोई भी अगर यहाँ पर निर्माण कार्य करता है तो ये भारत को क्या है? अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी ऊपर की जो 3 नदियां हैं, एक सिंधु, दूसरी आपका झेलम और तीसरा आपका चेनाब। ठीक है ना। इन 3 नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार है, जबकि इसके नीचे रावी और ब्यास और सतलुज, इन 3 नदियों पर का पानी का जो प्रयोग है वो कौन कर सकता है? भारत कर सकता है। ये आपका 1960 में जो सिंधु आपका जल समझौता हुआ उसके तहत आपका प्रावधान है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसी गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी आपका सेल को, SAIL को आपका 2020 का एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड है ये उन कंपनी को प्रदान किया जाता है जो आपका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करते समय या जो भी यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बेहतर काम करते हैं। ऐसी कंपनियों को गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड प्रदान किया जाता है। और लगातार दूसरी बार 2019 में भी आपका जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, SAIL सेल है, उसी को आपका प्रदान किया गया था और 2020 में भी इसे ही प्रदान किया गया। अगर बात करें आपका सेल की यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ध्यान रखिएगा 1954 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय है आपका दिल्ली में और इसके चेयरमैन वर्तमान में है अनिल कुमार। कौन है आपका? अनिल कुमार। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कुछ लौह इस्पात संयंत्र हैं भारत के, उन पॉइंट को भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा। एक तो है आपका सेल का ही भिलाई में, कहां पर है आपका? भिलाई इस्पात संयंत्र, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। रूस की सहायता से भारत के द्वारा इसे क्या किया गया? बनाया गया। दूसरा है आपका बोकारो। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र कहां है? ये है आपका झारखंड में। कहां पर है आपका? झारखंड में। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। राउरकेला, कौन सा आपका? राउरकेला। ये जो राउरकेला है ये है आपका ओडिशा में। कहां है आपका? ओडिशा में। जर्मनी की सहायता से बनाया गया, जबकि बोकारो आपका रशिया की सहायता से बनाया जाता है। और तीसरा है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है दुर्गापुरा। कौन सा है आपका? दुर्गापुरा। ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहां है आपका? पश्चिम बंगाल में। ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। और एक है आपका सलेम लौह इस्पात संयंत्र, वो है आपका तमिलनाडु में। सलेम कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो राउरकेला है और दुर्गापुरा है और भिलाई है, इन तीनों को आपका जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत बनाया गया था। और जबकि बोकारो को आपका जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत आपका इसका निर्माण किया गया। और ये अवार्ड आपका इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन का उद्घाटन हुआ। यह भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ेगी? इसका राइट आंसर है आपका बांग्लादेश। ये है आपका टाइम्स इकोनॉमिक्स का न्यूज, यानी द इकोनॉमिक्स टाइम्स का न्यूज, माफ करिएगा। इंडिया बांग्लादेश रेल लिंक बिटवीन हल्दीबाड़ी एंड चिल्हाटी रिज्यूम आफ्टर 55 ईयर्स। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, 55 साल के बाद फिर से आपका इस रेलवे लिंक को
क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया। अब ध्यान रखिएगा होता क्या है, 1965 में, कब दोस्तों माफ करेगा, 1965 में इंडिया वर्सेज पाक का क्या होता है, वॉर होती है। ठीक है ना, कहने का मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर होती है और इस वॉर में आपका जो है पाकिस्तान को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं, नेस्तनाबूद कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसे सिचुएशन में आपका उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा होता है और भारत और जो पाकिस्तान है उसके रिलेशन क्या हो जाते हैं, काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल परियोजना है ये अंग्रेज़ों के टाइम पे ही आपका विकसित की जाती है, लेकिन उस समय आपका इसको दोनों देशों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब फिर से आपका कल ही बांग्लादेश वर्सेज इंडिया के बीच में, यानी बांग्लादेश की जो प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री है शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बात पर सहमति बनी कि अब चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी रेल लाइन का हम लोग क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और कल ही आपका इसका क्या कर दिया गया है, इस तरीके से उद्घाटन कर दिया गया है। यानी अब चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन आपका क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी 55 साल के बाद। यानी 1965 में इसको क्या कर दिया गया था, जो भारत पाक युद्ध था उसके बाद बंद कर दिया गया था और इसको अब फिर से क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या आपका न्यू डेवलप बैंक ने भारत सरकार के साथ $100 करोड़ के ऋण समझौता किया है। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर है आपका 2014 में। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना कब होती है, 2014 में। अब ध्यान रखिएगा ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके द्वारा आपका जो $100 करोड़ दिया गया है ऋण के रूप में भारत को, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसको बेहतर करना और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना और साथ ही में आपका रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आपका भारत सरकार के द्वारा यानी 100 जो करोड़ रुपया है वो ऋण के रूप में किससे लिया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से भारत ने ऋण ले रखा है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये बैंक है आपका ब्रिक्स कंट्रीज का। किसका, आपका ब्रिक्स कंट्रीज का। अगर बात करें आपका ब्रिक्स कंट्रीज का तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो ब्रिक्स है ये इसमें आपका 5 देश शामिल है। ठीक है ना, और आपका ब्रिक्स में नंबर 1 तो हो गया आपका ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से आपका रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों का एक संगठन है, 2008 में आपका इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब ध्यान रखिएगा इसी ब्रिक्स बैंक के बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके द्वारा भारत को अभी हाल ही में 100 करोड़ का क्या दिया गया है, ऋण दिया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर है और रोजगार को बढ़ावा देना है उसके लिए प्रदान किया गया है। और आपका इसकी जो अवधि है वो है आपका 30 साल, यानी भारत आपका 30 साल में इस ऋण को क्या करेगा, आपका चुकाएगा। ठीक है ना। अगर बात करें आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 2014 में इसकी स्थापना होती है और 2015 में जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये आपका क्या होता है, प्रभावी होता है। ठीक है ना, स्थापना कब होती है 2014 में और प्रभावी कब होता है आपका 2015 में। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका संघाई। कहाँ है आपका, संघाई। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे व्यस्त शहर हाल ही में इसे क्या किया गया है, चुना गया है। और साथ में ध्यान रखिएगा चीन की राजधानी है बीजिंग, लेकिन आपका चीन की जो आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल है, वो आपका क्या है, संघाई है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रायोजा। कौन है आपका, मार्कोस ट्रायोजा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये जो मार्कोस ट्रायोजा है ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जबकि आपका उपाध्यक्ष है ये भारत के ही हैं अनिल किशोरा। कौन है आपका, अनिल किशोरा। इस
इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका इसके जो पहले अध्यक्ष थे यानी 2014 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके आपका पहले अध्यक्ष थे के.वी. कामत। कौन थे आपका? के.वी. कामत। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हेमंत करकरे डॉटर मेमायर पुस्तक की लेखिका है। इसका राइट आंसर है जूही नवारे। ये है आपका हेमंत करकरे जी की जो जीवनी है उस पर आधारित किताब। और उनकी बेटी आपका जो है जिनका नाम है क्या? नूई नवारे। इन्होंने अभी हाल ही में इस बुक को लिखा है और उसमें आपका हेमंत करकरे से जुड़े जितनी भी उनकी मेमोरीज थी, जितनी यादें थी, उनका मेंशन किया गया। एक्चुअली में दोस्तों जब मुंबई आपका आतंकी हमला हुआ था 26/11 में अलकायदा के द्वारा, ठीक है ना, 2008 यानी 26/11, ठीक है ना। तो उस समय आपका होता क्या है कि जो ये हेमंत करकरे जी होते हैं ये आपका अपनी जान की आहुति देते हुए शहीद होते हैं उस हमले में और हमारे देश की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो उनकी बेटी ने आपका उनकी यादों को साझा करने के लिए ये बुक लिखी है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है आपका उनकी बुक, ये कवर पेज, और ये है आपका उनकी बेटी और जिनका नाम है आपका जूही नवारे। क्या नाम है आपका? जूही नवारे। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में बिहार का पहला प्रवासी पक्षी महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया है आपका बिहार के शहर भागलपुर में। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसका आयोजन 11 से 13 दिसंबर के बीच में किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि जो प्रवासी पक्षी आते हैं, कहने का मतलब प्रवासी का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश को जो पक्षी आते हैं या कहीं ना कहीं माइग्रेंट होते हैं उन्हीं को आपका प्रवासी पक्षी बोला जाता है। तो आपका जो है उनके प्रिजर्वेशन के लिए और कैसे उनका अवैध शिकार रोका जाए, इसी के लिए अभी हाल ही में बिहार का पहला प्रवासी पक्षी महोत्सव आपका जो है यहीं पर क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। ये है आपका गल्फ न्यूज का आर्टिकल, बिहार होल्ड्स फेस्टिवल टू सेव माइग्रेटरी बर्ड्स। यानी कहने का मतलब आपका इन माइग्रेटरी बर्ड्स के शिकार को रोकने के लिए या इनके आपका जो है प्रिजर्वेशन के लिए, इनको सेव रखने के लिए अभी हाल ही में बिहार के द्वारा आपका क्या मनाया गया? पहला प्रवासी पक्षी महोत्सव। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो भागलपुर शहर है ये काफ़ी चर्चाओं में रहता है। और क्यों चर्चाओं में था? अभी हाल ही में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो भागलपुर का विक्रमशिला है, इसी विक्रमशिला में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। कौन सा आपका? डॉल्फिन अभ्यारण्य है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो है आपका भागलपुर बिहार में। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपको डॉल्फिन दिख रहा है ये डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन क्या है? जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और साथ में आपका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2020 में एक आपका प्रोजेक्ट चलाया गया जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ये 2020 में डॉल्फिन के आपका प्रिजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें प्रवासी पक्षियों की, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक कन्वेंशन है जिसे हम लोग आपका CMS यानी कन्वेंशन ऑफ माइग्रेट स्पीसीज कहते हैं। अब इसी के तहत आपका भारत में 2020 में COP3 आयोजन किया जाता है। सॉरी माफ करेगा, COP13। कौन सा COP? आपका COP13 आयोजित किया जाता है। और इस COP13 से आपका जो है जो माइग्रेट बर्ड्स हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए क्या होती है? बात होती है। और इसका जो आयोजन होता है COP13 का, जो आपका प्रवासी पक्षियों से संबंधित है, इसका आयोजन होता है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ होता है? गांधीनगर गुजरात में। और ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
समझौता है जिसे वान समझौता हम लोग कहते हैं, ये जर्मनी में हुआ था। ये भी आपका प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए हुआ था और प्रत्येक वर्ष दुनिया के जो देश हैं वो आपका जगह जगह टॉक करते हैं। जिस तरीके से हम लोग आपका जो है जलवायु समझौते को लेकर करते हैं, उसी तरीके से प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए हम लोग वान समझौते के तहत आपका कॉप का आयोजन करते हैं। और कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और कॉप 13 का आपका जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है आपका गांधीनगर गुजरात में। और कॉप 13 का जो शुभंकर रखा जाता है वो था आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन था आपका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कॉप 13 का जो आयोजन गांधीनगर में आयोजित किया गया गुजरात में, उसका आपका शुभंकर क्या था? आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में 15 दिसंबर को किस केंद्र शासित प्रदेश में लोसर त्योहार मनाया गया? इसका राइट आंसर है आपका लद्दाख में। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में आपका जो लोसर त्योहार मनाया गया है वो मनाया गया है आपका लद्दाख में। और ध्यान रखिएगा, लद्दाख में जो लोसर त्योहार मनाया जाता है ये आपका नए वर्ष के आगमन के रूप में मनाया जाता है। यानी जो बुद्धिस्ट लोग हैं यहाँ के, वो आपका इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर के रूप में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये है आपका ग्रेट कश्मीर का आर्टिकल। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर विशेष लोसर ग्रीटिंग्स टू पीपल, यानी कहने का मतलब जो लद्दाख के गवर्नर जनरल हैं इन्होंने, लेफ्टिनेंट गवर्नर सॉरी माफ करेगा, कौन है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने आपका जो है लद्दाख के लोगों को क्या किया? आपका जो है बधाई दी। अब ध्यान रखिएगा, जो लद्दाख है वो बनता है दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को। कब बनता है आपका? 31 अक्टूबर 2019 को। किस रूप में? यूनियन टेरिटरी के रूप में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। पहले आपका जो JNK था उसी में आपका लद्दाख शामिल था। यानी जब आपका जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में था तो वो आपका उसी में शामिल था। लेकिन होता क्या है कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल जो 370 था, जिसके तहत उसको स्पेशल स्टेटस था, और साथ में आपका जो आर्टिकल 35 का कैपिटल A था उसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। और आपका ये जो JNK है उसमें आपका 2 UT बनाए गए। एक तो आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा आपका लद्दाख। कौन? आपका लद्दाख। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें लद्दाख की तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपका जो लोसर उत्सव है वो वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं और आपका डिफरेंट यहाँ पर क्या होता है? कल्चरल प्रोग्राम किए जाते हैं। लद्दाख के वर्तमान में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, नोट कर लीजिएगा, वो है आपका RK माथुर। कौन है आपका? RK माथुर। इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अब ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य होता है लोगों को प्रवासियों के सम्मान के साथ व्यवहार करने तथा प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में जागरूक करने के लिए। अब होता क्या है दोस्तों, आज विश्व में लगभग 272 मिलियन माइग्रेंट हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब आपका प्रवासी लोग हैं जो अपने देश से दूसरे देश में रहते हैं, चाहे ठीक वो रोजगार के लिए गए हों, चाहे वो आपका शिक्षा के लिए गए हों, चाहे वो आपका अन्य कार्यों के लिए गए हों। 272 मिलियन लोग अभी भी आपका जो है क्या है? प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। प्रवासी का मतलब होता है कि अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए अपने मूल स्थान से या अपने देश से आपका क्या करना? दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे देशों में जाना, इसी को बोला जाता है आपका प्रवासी, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जबकि दोस्तों राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आपका
9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी थे, वो महात्मा गांधी जी कहाँ आए थे? आपका भारत आए थे, साउथ अफ्रीका से। इसीलिए आपका 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, और जबकि आपका 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस बार की थीम थी री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। इस बार की थीम क्या थी? इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है ना? तो ये थीम थी आपका 2020 की, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। और ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत होती है वो आपका जो यूएन महासभा है उसके द्वारा 2000 में इसको शुरू किया जाता है, ताकि लोगों को जो प्रवासियों के प्रति जो सम्मान है, वो साथ में उनका जो व्यवहार है वो बेहतर हो सके, और साथ में जो उनकी चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसके प्रति आपका लोगों में क्या हो? जागरूकता पैदा हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस या SSA कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये किया है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु, जहाँ पर इसरो का क्या है? मुख्यालय है। और साथ में आपका बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है भारत का। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है आपका द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल, इसरो सेट्स अप डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। अब ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ये है आपका इसकी तस्वीर। ठीक है ना? अब ये जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है, एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों? जब हम लोग आपका अपने अर्थ से क्या करते हैं? अंतरिक्ष के लिए यानी स्पेस के लिए कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं। अब सैटेलाइट की आपका क्या होती है? एक अवधि होती है, 5 साल, 10 साल, 50 साल। और कोई आपका जो है सैटेलाइट क्या हो जाता है? हमारा सक्सेस नहीं होता है। तो जब वो आपका जो है खराब हो जाता है, या ये कहें कि उसकी अवधि समाप्त हो जाता है, तो वो जो मलबा होता है या आपका जो पुरानी सैटेलाइट होती है, वो कहाँ रहती है? अंतरिक्ष में ही रहती है, और अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो उस आपका कबाड़ को क्या बोला जाता है? डिब्री। क्या बोला जाता है? आपका डिब्री बोला जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्या बोला जाता है? आपका डिब्री बोला जाता है। यानी अंतरिक्ष में जो मलबा होता है या जो पुरानी सैटेलाइट होते हैं, उनका जो कूड़ा बनता है, उसी को आपका डिब्री बोला जाता है। तो ऐसे में आपका जो SSA है यानी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है, ये आपका इस डिब्री पर क्या करेगा? नज़र रखेगा। कहने का मतलब आपका जो यहाँ पर मलबा है या कूड़ा है या जो पुरानी सैटेलाइट है, उसकी पोजीशन क्या है, और इसरो के द्वारा जो अन्य सैटेलाइट भेजे जाएंगे इसके बाद, उसकी पोजीशन क्या है, इसके बारे में आपका इस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के द्वारा क्या दी जाएगी? जानकारी दी जाएगी, ताकि हम अगर इन द फ्यूचर में इस तरीके के क्या भेजते हैं? सैटेलाइट भेजते हैं, तो आपका हमारी जो सैटेलाइट है वो इस डिब्री के संपर्क में ना आए और हमारा सैटेलाइट क्या हो? वहाँ पर डिस्ट्रॉय ना हो। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस सिचुएशनल जो अवेयरनेस का कंट्रोल सेंटर है वो आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस you all.